हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 31 अव्या की बेचैनी। सहस्त्रा के ऐसे सवाल से अव्यान के कदम जैसे ही रुक जाते हैं। सहस्त्रा के दिल में एक डर और नर्वसनेस उत्पन्न होने लगती है। अव्यान धीरे से पीछे मुड़ कर सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा अव्यान को देखता पाकर कहती है, हमारा मतलब है आप। बोलते हुए सहस्त्रा की नज़र अव्यान के कदमों पर पड़ती है, जो अब बढ़ते हुए सहस्त्रा की ओर ही आ रहे थे। सहस्त्रा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अव्यान के बढ़ते कदम से सहस्त्रा भी अपने कदम धीरे धीरे पीछे करने लगती है और हकलाते हुए कहती है, आप हमारा मतलब है आपने हमें ऐसे। अव्यान की नज़र बस सहस्त्रा पर थी और वह बढ़ते ही जा रहा था। वहीं सहस्त्रा भी अपने कदम पीछे हटाते ही जा रही थी। अव्यान के बढ़ते कदम से बचने के लिए सहस्त्रा अपनी पीछे करती कदम से अचानक बेड पर टकरा जाती है। टकराने की वजह से वह सीधा बेड पर जाती है। अब तो सहस्त्रा के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अव्यान के बढ़ते कदम धीरे धीरे सहस्त्रा के पास आ जाते हैं। अव्यान सहस्त्रा को देखते हुए उसके चेहरे पर झुकने लगता है। अब सहस्त्रा का दिल इस कदर धड़कने लगा मानो धड़क धड़क कर अभी बाहर आ जाए। अव्यान सहस्त्रा के चेहरे के एकदम करीब झुक जाता है। अब दोनों की आंखें, उनका चेहरा बहुत करीब था। अव्यान अब भी सहस्त्रा को ही देख रहा था, वहीं सहस्त्रा भी अव्यान को ही देख रही थी। दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी, लेकिन एक आवाज थी जो दोनों के बीच गीत बनने का काम कर रही थी। वह थी सहस्त्रा की धड़कन। अव्यान का इतना करीब होने से सहस्त्रा की धड़कन अपने आप धड़क रही थी। सहस्त्रा देखती है तो अब अव्यान उसके और करीब झुक रहा था। यह महसूस कर वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अब उससे अव्यान का इतना करीब आना सहा नहीं जा रहा था। आंखें बंद किए हुए भी सहस्त्रा को अब अव्यान की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। सहस्त्रा जब महसूस करती है तो बेडशीट कसकर मुट्ठी में भर लेती है। अव्यान कुछ पल सहस्त्रा के चेहरे को करीब से देखता है, फिर बेड पर रखे फाइल पर नजर डालता है। वह सहस्त्रा के चेहरे के झुके हुए ही बेड पर रखा फाइल उठाता है। फाइल उठाकर वह सीधा खड़ा होता है, फिर कमरे से निकल जाता है। सहस्त्रा जो अब तक अव्यान की करीबी को महसूस कर ही रही थी, अब उसे अपने आप पास कुछ भी महसूस नहीं होता। सहस्त्रा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कमरा एकदम खाली है। अव्यान जा चुका था। सहस्त्रा अपने दिल पर हाथ रखे राहत की सांस लेती है। कुछ देर तक तो वैसे ही बैठी अव्यान और अपने करीबी के बारे में सोच रही थी। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसे कॉलेज जाना था। सहस्त्रा बेड से उठती है, रेडी होकर बैग लेती है और अपने कदम बढ़ाते हुए नीचे चली जाती है। सभी नाश्ता करने बैठे थे, सहस्त्रा भी नाश्ता करती है और सबको बताती है कि वह कॉलेज जा रही है। अव्यान नाश्ते पर नहीं था, वह पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। नाश्ता के बाद सहस्त्रा निकलते हुए कैब बुक कर रही थी, तभी अचानक उसका फोन उससे कोई छीन लेता है। सहस्त्रा सिर उठाकर देखती है तो ये ध्रुवंश था। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को देखकर कहता है, जब तक आपका देवर जिंदा है तब तक आपको किसी कैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वक्त मैं आपका ड्राइवर बनने के लिए तैयार हूँ। सहस्त्रा उसे देखते रहती है, फिर अचानक मुस्कुरा देती है। कार के पास पहुंचते ही ध्रुवंश दरवाजा खोलता है और सहस्त्रा को बैठने का इशारा करता है। सहस्त्रा कार में बैठ आती है। ध्रुवंश दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कार सक्सेना हाउस से निकल जाती है। ध्रुवंश गाना चलाता है और गुनगुनाते हुए ड्राइव करने लगता है। ध्रुवंश के कूल नेचर को देख सहस्त्रा एकदम से सवाल कर बैठती है, आप माफिया किंग हैं, लेकिन आपके नेचर से यह बिल्कुल नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ध्रुवंश ये सुनकर सहस्त्रा को एक नज़र देखता है, फिर सामने देखते हुए कहता है, लाइफ हमेशा सीरियस होकर जीने के लिए नहीं है, बल्कि खुलकर जीने के लिए होता है। वैसे मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता था, आपके कोई बॉयफ्रेंड नहीं थे? बॉयफ्रेंड सुनते ही सहस्त्रा ध्रुवंश को देखने लगती है, फिर उसी के बात को दोहराते हुए कहती है, बॉयफ्रेंड। बोलते ही वह कुछ पल रुकती है, फिर कहती है, यादों ने कभी इजाजत ही नहीं दी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिश्ता किसी के साथ पहले ही जुड़ा हुआ है। बचपन में ही मैंने अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर दी है। बोलते ही सहस्त्रा के सामने फिर से वो सारी धुंधली यादें दिखने लगती हैं। ध्रुवंश सहस्त्रा को गौर से देखते हुए कहता है, क्या आपको उसका नाम पता है जिसके साथ आपका रिश्ता बंधा है? सहस्त्रा याद करने की कोशिश करती है। इस दौरान उसके चेहरे पर पसीने आने लगती हैं, उसके सिर पर धीरे धीरे दर्द होने लगता है। सहस्त्रा की सिचुएशन को समझकर ध्रुवंश बहुत जोर से ब्रेक मारता है, जिस वजह से सहस्त्रा का ध्यान उसकी यादों से पूरी तरह से हट जाता है। वह सिर घुमाकर ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश बाहर की ओर आंखों से इशारा करते हुए कहता है, आपका कॉलेज आ गया? सहस्त्रा सिर घुमाकर देखती है। ये सच में उसका कॉलेज ही था।
सहस्त्रा कार से उतरती है, फिर कार के अंदर देखते हुए कहती है, थैंक यू। ध्रुवंश थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, इसमें थैंक यू की क्या बात है भाभी, काम खत्म होते ही आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। सहस्त्रा हाँ बोलती है। ध्रुवंश सहस्त्रा से उसका नंबर मांगता है। सहस्त्रा ध्रुवंश को नंबर देकर कॉलेज की ओर बढ़ जाती है। वही काजल दोनों को देख रही थी, उसका ध्यान बस कार की ओर थी। सहस्त्रा उसे ऐसे खड़ा होकर दूसरी ओर देखता पाकर कहती है, कहाँ खोई हुई है, चल अंदर नहीं जाना क्या। काजल कार से नजरें हटाकर सहस्त्रा को मुस्कुराते हुए देखती है। सहस्त्रा उसका हाथ पकड़कर लेकर जाने लगती है। काजल फिर से मुड़कर कार को देखने लगती है। कार अब वहां से चली जाती है। काजल कार के जाते ही सहस्त्रा को देखती है जो उसे अंदर लेकर जा रही थी और उसका पूरा ध्यान सामने की ओर था। काजल भी सहस्त्रा के साथ साथ चलते हुए कहती है, अरे बाबा मैं चल रही हूँ, अब मेरा हाथ तो छोड़, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बच्ची हूँ और तुम मुझे स्कूल छोड़ने आई हो। सहस्त्रा हंसते हुए काजल का हाथ छोड़ देती है और उसे देखते हुए कहती है, काजल तू भी न, और जूही कहाँ है। उसके इतना बोलते अही जूही आगे से भागते हुए आती है और सीधे सहस्त्रा के गले लग जाती है। जूही तुरंत सहस्त्रा से दूर हटकर कहती है, यार तुम तो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं करती, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, सुहागरात के बारे में, जीजू के नेचर के बारे और बहुत सारे सवाल करने हैं, पहले तू अपना काम खत्म कर ले फिर हम बात करेंगे। जूही की एक्साइटमेंट देख सहस्त्रा मुस्कुरा उठती है, लेकिन उसके अजीबोगरीब सवाल से उसका अभी से दिमाग खराब होने लगा था। अगर जूही ने ये सब पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवंश धारा को एड़ियों के बल बैठा देखते हुए गाने लगता है, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए, एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नई, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए, एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। गाते हुए उसका चेहरा सर्द था। धारा अब भी उस कांच में लेटी हुई थी, उसके हर एक चोटों से अब तक खून बह रहा था। धारा आंखें बंद करके ध्रुवंश को सुन रही थी। ध्रुवंश धारा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या हालत हो गई है तुम्हारी स्वीट हार्ट, बहुत तरसा रह आ है मुझे तुम पर। धारा आंखें खोलकर ध्रुवंश को देखती है, फिर हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, कहानी ही तो मुश्किल है हमारी, मैं इस कहानी में तुम्हारी हीरोइन नहीं हूँ। ध्रुवंश धारा के बाल पकड़कर अपने बहुत करीब कर लेता है, दोनों के नाक एक दूसरे से टच हो रहे थे। ध्रुवंश धारा के आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी हीरोइन तुम बन सकती थी स्वीट हार्ट, लेकिन तुम्हें तो विलन बनने का शौक चढ़ा था। धारा एकटक ध्रुवंश के आंखों में देखती है, फिर उसके गाल पर हाथ रख लेती है। उसके ऐसा करने के कुछ वक्त बाद ही धारा के नाक से खून बहने लगता है। ध्रुवंश ये देखकर हैरानी से उसे देखता है, फिर एकदम से घबरा जाता है। धारा के आंखों के सामने अब धीरे धीरे धुंधला सा छाने लगता है। धारा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कभी तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी ध्रुवंश सूर्यवंशी। बोलते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। ध्रुवंश घबराता हुआ उसे बुलाने लगता है स्वीट हार्ट, है सुनो धारा, धारा क्या हुआ है तुम्हें। उसके बुलाने पर भी धारा की आंखें नहीं खुलती। धारा का हाथ ध्रुवंश के गाल से नीचे गिर जाता है। ध्रुवंश घबराया हुआ धारा को गोद में उठाता है और बहुत तेज कदमों से बाहर ले जाने लगता है। बाहर ले जाते हुए उसका ध्यान बार बार धारा पर जा रहा था। धारा बेहोश पड़ी थी, उसके पैरों हाथों से खून दिख रहे थे और अब तो नाक से भी खून बह रहा था। रात का वक्त था। आव्या इस वक्त एक होटल में आशा के एंगेजमेंट पार्टी में उपस्थित थी। आव्या को देखकर आशा बहुत खुश थी। किसी के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब वह जहां काम का रे उसका मालिक उसके किसी फंक्शन को अटेंड करे, और वैसे भी आव्या दूसरों को हमेशा खुश देखने का प्रयत्न करती है। वह साइड में बैठी फोन पर कुछ कर ही रही थी, तभी उसके पास एक लड़का आकर बैठ जाता है। आव्या सिर उठाकर देखती है तो यह विवान था। विवान को देखते ही आव्या की भौहें चढ़ जाती है। वह उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहती है, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। विवान सायरियाना अंदाज में बोलता है, तुम जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। बोलते ही वह अपना दांत दिखा देता है। आव्या उसे घूर कर देखने लगती है। विवान आव्या को घूरता पाकर सफाई देते हुए कहता है, एक्चुअली ये मेरे भाई की ही एंगेजमेंट पार्टी है तो मुझे तो आना ही था, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी जिंदगी सामने दिख जाएंगी। आव्या फिर एक बार उसे बुरी तरह से घूरती है। विवान हंसने लगता है। आव्या दूसरी तरफ देखने लगती है। विवान आव्या को देखते हुए पूछता है, वैसे तुमने हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया। विव आना के सवाल को नाखुशी से आव्या जवाब देती है, मेरे छोड़ने से तुम्हें कोई लॉस हो गया क्या। आव्या का ऐसे जवाब से विवान का मुंह बन जाता है। आव्या उसे देखती है और उठकर वहां से चली जाती है। विवान भी उसके पीछे चला जाता है।
वहीं ऊपर खड़ा रुद्र विवान और आव्या को करीब उन्हें अपनी सर्द नजरों से देख रहा था। रुद्र इसी होटल में डीलिंग के लिए आया हुआ था, लेकिन अचानक उसकी नजर आव्या पर पड़ गई थी। आव्या उधर विवान को देख चिढ़ते हुए कहती है, मैं कोई शहद नहीं हूं जो तुम मक्खी की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हो। आव्या विवान फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। विवान कॉलेज के समय भी ऐसे ही आव्या के पीछे पड़ा रहता था, जिस वजह से आव्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। आव्या के ऐसे रिएक्शन से विवान कहता है, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी कंपनी चाहिए। मैं अकेला बोर हो चुका हूँ और वैसे भी तुम भी तो अकेली हो। आव्या बोरियत से उसे देखती है। तभी उसके पास एक वेटर आता है और आव्या की ओर एक जूस बढ़ा देता है। आव्या भी तुरंत जूस लेकर पीने लगती है। वह विवान से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जिस वजह से वह जूस एक झटके खत्म कर लेती है। कुछ दूरी पर खड़ा लड़का ये देखकर अजीब तरह से मुस्कुराता है। जूस पीने के कुछ वक्त बाद ही धुंधला सा दिखने लगता है। वह लड़खड़ा सी जाती है। विवान उसे तुरंत पकड़ लेता है और आवाज देता है, आव्या, आव्या क्या तुम ठीक हो? आव्या अपने सिर पर हाथ रखे धीरे से कहती है, पता नहीं क्या हुआ, मुझे अचानक चक्कर आ रहे हैं। बोलते ही आव्या विवान के कंधे पर हाथ रख लेती है। विवान आव्या को ऐसा देखकर कहता है, लगता है किसी ने जूस पर कुछ मिला दिया। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। बोलते ही वह आव्या को एक चेयर पर बैठाता है। आव्या अपने सिर पर हाथ रखे बैठ जाती है। विवान इधर उधर देखते हुए एक कमरे की ओर भागते हुए जाता है। आव्या को अब बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है। वह पूरे नशे में चली गई थी। आव्या खुद को संभालते हुए उठती है और वॉशरूम की ओर चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वह अपना फेस धोती है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं था। आव्या धीरे धीरे नशे में डूबती ही जा रही थी। वह चेहरा धो ही रही थी, तभी दो आदमी उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। आव्या खुश को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। नशा बढ़ते रहने से वह कुछ कर नहीं पा रही थी। दोनों आदमी आव्या को एक कमरे में ले जाकर धक्का देते हैं। आव्या लड़खड़ाते हुए एक लड़के के गोद में बैठ जाती है। वह लड़का दोनों की तरफ नोटों का बंडल फेंकता है और उन्हें जाने का इशारा करता है। आव्या उस अनजान लड़के को देखने की कोशिश कर रही थी। उसे वह देख तो रहा था, लेकिन हल्का धुंधला उसका चेहरा था। वह लड़का आव्या के चेहरे को बहुत ही सिक्विडिव तरीके के छूते हुए कहता है, बहुत रात बिताए लड़कियों के साथ, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं, ब्यूटी बड़ी ही न। उसकी हरकत से आव्या छूटने की कोशिश करती है, पर वह लड़का आव्या को सीधे बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आने लगता है। आव्या अपने हिल से उसके सीने पर जोर से लात मारती है। उधर विवान आव्या को उसकी जगह में न देखकर घबरा जाता है और इधर से उधर देखते हुए खोजने लगता है। वह आव्या को बुला भी रहा था। आव्या उधर स्ट्रगल करती जा रही थी, पर नशे की वजह से वह उठ तक नहीं पा रही थी। आव्या के ऐसे मारने उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। वह आव्या के पैर को पकड़कर उसके हिल्स को झटके से निकालकर फेंक देता है। आव्या उसे मुक्का पर मुक्का मारे जा रही थी, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह एकदम से आव्या के दोनों हाथ पकड़कर आव्या को पूरी तरह से जकड़ लेता है। आव्या चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। वह लड़का आव्या के चेहरे पर झुकने लगता है। वह बहुत करीब झुका ही था, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। आव्या फिर से चिल्लाती है। उसकी आवाज से दरवाजे पर खड़ा विवान जल्दी से आगे बढ़ता है और उस लड़के को खींचते हुए पीटने लगता है। विवान उसके चेहरे पर पंच मारते हुए गुस्से से कहता है, साले विलय, वहां तेरी दीदी की एंगेजमेंट हो रही है और तू यहाँ ये सब कर रहा है। बोलते ही वह मारते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। विवान आव्या को देखता है, तभी विलय एक फ्लावर वॉस उसके सिर पर फेंकता है। सिर पर लगते ही विवान अपना सिर पकड़ लेता है। विलय अब उठकर विवान को मारने लगता है। विवान को जब महसूस होता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, तो वह आव्या को देखते हुए चिल्लाता है, आव्या तुम यहाँ से जाओ। आव्या बेड से पहले ही उठ चुकी थी। वह धीरे धीरे नशे की हालत में आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर विलय विवान को छोड़कर आव्या की ओर जाने लगता है। तभी विवान उसका पैर पकड़कर खींच लेता है, जिस वजह से वह पेट के बल गिरता है। विवान फिर से चिल्लाता है, आव्या जल्दी जाओ यहाँ से। आव्या अब कदम बढ़ाते हुए कमरे से निकल जाती है। विलय विवान को देखकर उसे एक लात मारता है और उठकर आव्या के पीछे जाता है। विवान भी उठता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। आव्या नशे की हालत में चल ही रही थी। अचानक ही वह लड़खड़ा जाती है और किसी के बाहों में जा गिरती है। आव्या सिर उठाकर उसे देखती है, पर अब आव्या को पूरा धुंधला दिख रहा था, क्योंकि वह पसीने से पूरी भीग चुकी थी। तो वह आंखें ढंग से खोल नहीं पा रही थी। वह आव्या को सिर टेढ़ा करके देखता है, फिर सामने देखता है। सामने विवान ने विलय को पकड़ रखा था, पर विलय उसे बहुत तेज धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। वह लड़का ये देखकर आव्या को कमर से पकड़ लेता है। आव्या अपने हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे देखने लगती है। आव्या उसके बहुत करीब थी, पर उसके बावजूद वह उसे देख नहीं पा रही थी। उसका चेहरा एकदम धुंधला था। वह लड़का अपने बैग से गन निकालता है और सामने
की ओर पॉइंट करता हुआ सूट करता है। आव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। गन की आवाज तब तक आती है जब तक गन से पूरी गोली खत्म न हुई हो। आवाज बंद होते ही आव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगती है। वहीं सामने विवान हैरानी से आव्या और उस लड़के को देख रहा था, फिर विलय की लाश को, जिस पर सारी गोली उसके सीने में लगी हुई थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। आव्या की नौटंकी और रुद्र का इरिटेट होना। आव्या को पकड़ा हुआ लड़का और कोई नहीं, रुद्र ही था। रुद्र विलय की लाश को अपनी जलती हुई नजरों से देख रहा था। विवान खड़ा होकर बस हैरानी से दोनों को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है। धीर जल्दी से आगे बढ़कर विवान के सामने खड़ा होकर कहता है, मैम बॉस की गर्लफ्रेंड है या? हाँ सुनकर विवान एकदम से शॉक्ड हो जाता है और मन मन गर्लफ्रेंड शब्द को दोहराता है, क्योंकि जहां तक उसे पता था आव्या का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इसी जानकारी के साथ विवान सिर उठाकर फिर एक बार रुद्र को देखता है, जो अब विवान को ही देख रहा था। विवान विलय की लाश को देखता है, फिर जाने के लिए मुड़ता है, क्योंकि उसे रुद्र की बात न मानकर उसका शिकार नहीं बनना था। विवान कुछ कदम की चला था, तभी उसे रुद्र की सर्द भरी आवाज आती है, आज के बाद इसके आसपास भी भटका तो तुम्हारी आत्मा भटकती रह जाएंगी। रुद्र की बात और ऊपर से उसकी सर्द आवाज सुनकर विवान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बिना मुड़े तेज कदमों से जल्दी से चला जाता है। रुद्र अब आव्या को देखता है, जो नशे की हालत में रुद्र को देखने की कोशिश कर रही थी। रुद्र आव्या की कमर से पकड़ छोड़ता है, जिससे आव्या फिर एक बार लड़खड़ाते हुए रुद्र के सब बड़ी ईने से लग जाती है। रुद्र आव्या के कान में धीरे से कहता है, कैन आई टच यू? आव्या पलके झपकाते हुए रुद्र को देखने लगती है। ऐसा करते हुए आव्या बहुत क्यूट लग रही थी। आव्या एकदम मासूम सी आवाज में कहती है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे घर जाना है। आव्या की आवाज नशे की वजह से भी लकुल बच्चों जैसी हो चुकी थी और वह नशे में अजीब अजीब सी मुंह बना रही थी। आव्या रुद्र से सटी हुई ही अपनी दोनों हाथ ऊपर करके कहती है, मुझे गोदी करो। रुद्र आव्या के अजीब बनते मुंह को देखने लगता है। कुछ पल तो रुद्र आव्या को देखते रहता है, फिर एकदम से उसके कमर से पकड़कर उठा लेता है, जिससे आव्या रुद्र की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट लेती है और अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लेती है। रुद्र आव्या को लेकर अब जाने लगता है। वह आव्या को एक होटल रूम में लेकर जाता है और बेड पर बैठा देता है। आव्या कमरे को सिर घुमाकर देखने लगती है। वह चारों ओर देखते हुए कहती है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा। बच्चा शब्द सुनते ही रुद्र की भौहें चढ़ जाती है। वह एकदम से सवाल करता है, क्या कहा तुमने? आव्या को तो अब जैसे रुद्र का सवाल सुनाई ही न दिया हो। आव्या अब अपनी ड्रेस को खोलने की कोशिश करते हुए कहती है, ये खुल क्यों नहीं रही? बहुत अनकंफर्टेबल है ये। आव्या इतना बोलते बोलते ड्रेस को कंधे से नीचे करने लगती है, जिसे देखकर रुद्र के अंदर एक अजीब सा कट दौड़ जाता है। आव्या के गोरे कंधे उसे साफ तरीके से दिख रहे थे। आव्या पीठ की ओर हाथ ले जाकर जिप खोलने की कोशिश करती है। वह नशे में इस कदर गुम हो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं कि वह क्या कर रही है। वही रुद्र जब ये देखता है तो वह तुरंत आव्या की ड्रेस को कंधे से ऊपर करता है, फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर खुद बेड पर बैठ जाता और आव्या को अपने गोद में बिठा लेता है। आव्या अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वह छोटे बच्चों की तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। बोलते हुए वह बहुत ज्यादा हिल रही थी। वहीं रुद्र के लिए अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आव्या का छोटा सा चेहरा एक तो रुद्र के इतना करीब था, जिससे रुद्र की नजरें बार बार उसके होठों पर ठहरती जा रही थी। वहीं आव्या छुड़ाते हुए बहुत ज्यादा हिल रही थी। उसे नहीं पता, लेकिन वह ऐसा करके रुद्र को सिड्यूस कर रही थी। रुद्र के तन बदन में जैसे अब आग लगने लगी थी। रुद्र एकदम से सख्ती से कहता है, CH32 डोंट मूव अदरवाइज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। रुद्र के ये बोलने पर आव्या आंखें छोटी करके उसे घूरती है और उसी तरह घूरते हुए बच्चों जैसी आवाज में कहती है, क्या करोगे तुम? आव्या बोलत बड़ी है और रुद्र की नजर को देखती है। रुद्र की नजरें आव्या के हिलते हुए होंठ पर जिसे महसूस करके आव्या कहती है, तुम मुझे किस करोगे? देखो अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। आव्या सोचने की कोशिश करते हुए आखिर में बोल देती है। वहीं आव्या की यह बात सुनकर रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है। वह उन छोटी आंखों से ही आव्या को घूर रहा था। आज तक इतने लोगों के मारने के बाद किसी ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं की, और ये लड़की 21 के लिए पुलिस कंप्लेन करने की धमकी उसे दे रही है। आव्या कुछ देर तक रुद्र को गौर से देखती है, फिर उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहती है, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, तुम्हारे होंठ बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे गाल कितना चिकना है, मुझे ये सब बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे तुम्हारी नाक नहीं पसंद। तुम इसे बदल दो और दूसरी नाक लगा लो।
ये नाक गुस्सा बहुत करता है, निकालो इसे और दूसरी लगाओ। बोलते ही आव्या रुद्र के नाक को खींचने लगती है, या यूं कहे कि वह रुद्र के नाक को निकालने की कोशिश कर रही थी। रुद्र इरिटेट होकर फिर से आव्या का हाथ पकड़ता है और झल्लाते हुए कहता है, हाउ इरिटेटिंग। आव्या अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। रुद्र अब आव्या का हाथ छोड़कर गोद में उठाकर बेड पर लेटाता है। आव्या शांत सा रुद्र को देखती है, फिर अचानक आगे बढ़ती है। तभी रुद्र उससे दूर हो जाता है, क्योंकि आव्या रुद्र के होठों की तरफ बढ़ रही थी। रुद्र के दूर होने से आव्या रोनी जैसी सूरत बना लेती है। रुद्र आव्या की हरकत से उसे पीट करके खड़ा होकर खुद को कंट्रोल करने लगता है। आव्या की जितनी भी हरकत थी सब रुद्र को सिड्यूस कर रही थी। अचानक रुद्र को अजीब सा फील होता है। वह आंखें खोलकर देखता है तो आव्या रुद्र की शर्ट की बटन खोल रही थी। रुद्र आव्या को ऐसा करता देख तुरंत उसे धक्का देकर पीछे हो जाता है। आव्या धम्म से नीचे गिरकर बैठ जाती है, उसके मुंह से आह निकल जाती है। रुद्र अपने सिर पर उंगली से घसते हुए कहता है, सिट। बोलते ही वह आगे बढ़ता है और आव्या को उठाने के लिए अपने हाथ आगे करता है, लेकिन आव्या तुरंत उसके हाथ को झटककर कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे धक्का दिया, मुझे बहुत जोर से दर्द हुआ। बोलते ही वह रोना शुरू कर देती है। आज पहली बार था कि रुद्र किसी लड़की की नौटंकी झेल रहा था। वैसे उसने इतना जोर से भी धक्का नहीं दिया था जितना आव्या बता रही थी। रुद्र का तो अब सिर घूमने लगा था। रुद्र आव्या की ओर फिर एक बार हाथ बढ़ाते हुए कहता है, गलती से लग गया। आव्या उसके हाथ को फिर एक बार झटकते हुए कहती है, नहीं, तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। जब तक तुम कान पकड़कर मुझे सॉरी नहीं बोलोगे मैं नहीं उठूंगी। रुद्र अब आव्या से काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था और साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए आव्या पर चिल्लाता है, शतक, चुपचाप उठो जल्दी। रुद्र के चिल्लाने से आव्या एक पल के लिए चुप हो जाती है, जिससे रुद्र को राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल आव्या जोर जोर से रोने लगती है। अब तो रुद्र का जैसे दिमाग ही खराब हो जाता है। वह आंखें बंद करके खुद को पहले शांत करता है, फिर एक घुटने के बल बैठ कान पकड़कर कहता है, सॉरी। ये शब्द रुद्र ने आज पहली बार कहा था और कान पकड़ने की वजह से वह काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था। अगर ऐसे रुद्र को कोई देख ले तो कोई विश्वास न करे कि यही माफिया वर्ल्ड का बेरहम टाइगर है। आव्या अपनी आंसू भरी आंखों से रुद्र को देखती है, फिर कहती है, कान पकड़ना तो ठीक है, लेकिन तुमने ठीक से सॉरी नहीं बोला, तुमने रुद्रली सॉरी बोला। बोलते ही आव्या मासूम बच्चों जैसे रुद्र को देखने लगती है। अगर अभी रुद्र ने आव्या को मना कर दिया तो वह जानता था क्या होगा, इसलिए वह वैसे ही कान पकड़कर आव्या के आंसू से भीगे आंखों में एकटक देखते हुए बहुत सॉफ्टली कहता है, आई एम सॉरी, अब तो उठ जाओ। बोलते ही वह अपना हाथ बढ़ा देता है। आव्या एक नज़र रुद्र के हाथ को देखती है, फिर अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। रुद्र आव्या को पकड़कर खड़ा करता है। आव्या रुद्र के शर्ट की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये मुझे पहननी है। रुद्र आव्या के इशारे की ओर देखता है। उसने इस वक्त ब्लैक शर्ट पहनी थी। रुद्र आव्या को बेड पर बैठाकर अपने शर्ट के बटन खोलता है, फिर शर्ट उतारकर आव्या को दे देता है। आव्या शर्ट लेकर अपने ड्रेस को फिर से उतारने लगती है। रुद्र उसे ऐसा करता देख कहता है, चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर लो। आव्या बच्चों जैसे नमे सिर हिलाकर कहती है, मुझे यही च करना है। बोलते ही वो जिप खोलने की कोशिश करती है। रुद्र आगे बढ़कर दूसरी ओर देखते हुए ड्रेस की जिप खोलता है और उससे दूर होकर पीठ करके आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। आव्या अपनी ड्रेस उतारकर रुद्र की शर्ट पहनती है। इतना करते ही वह सामने रुद्र को देखती है जो शर्टलेस आव्या को पीट कर एक खड़ा था। आव्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पीछे से रुद्र को हक कर लेती है। आव्या नशे की वजह से होश तो पहले ही खो चुकी थी और अब उसकी पलकें भारी हो रही थी। रुद्र आव्या के आगे आए हाथ को पकड़ता है और घूमकर आव्या को गोद में उठाकर बैग पर लेटा देता है। आव्या अधखुली आंखों से रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के आंखों को अपने हाथों से बंद करता है। आव्या अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र आव्या को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और बालकनी में जाकर सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगता है। वहीं उधर अव्यान आव्या के इतनी रात तक घर न आने की वजह से उसी होटल में आव्या को खोज रहा था, क्योंकि आव्या के साथ बॉडीगार्ड भी थे और एंगेजमेंट खत्म होने के बावजूद जब आव्या बाहर नहीं आई तो अंदर आकर ढूंढने लगे थे। उसके बाद जब रोनी ने उन्हें कॉल किया तब उन्होंने बताया कि आव्या गायब है उनका। ये कहते ही रोनी और अव्यान यहाँ आ गए। अव्यान इस वक्त सीसीटीवी रूम में था और फुटेज को देख रहा था। जैसे फुटेज में हो रही घटनाएं वह देख रहा था। उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था, उसका चेहरा एकदम डार्क होते जा रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर अब 3 लोगों के चेहरे दिख रहे थे, एक वेटर, 2 आदमी जो आव्या को उठाकर ले गए थे और उसके साथ जबरदस्ती करने वाला तो पहले ही मर चुका था। अव्यान उन सभी को देखकर रोनी की ओर देखता है।
रॉनी अव्यान के नजरों को देखते ही तुरंत अपना फोन निकालकर कॉल करके बोलता है, मैं तुम्हें 3 लोगों की फोटो भेज रहा हूँ, अभी 1 घंटे में उन्हें पकड़कर डाक रूम में पहुँचो। बोलते ही रॉनी कॉल कट करता है। अव्यान जैसे उठता है और तेज कदमों से उस रूम से निकल जाता है। रॉनी के उसके पीछे जाता है। दोनों आगे बढ़ते हुए होटल के रास्तों से होकर गुजरते हैं। अव्यान और रॉनी अब उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां रुद्र और आव्या मौजूद थे। धीर दोनों को रोकने की कोशिश करता, उससे पहले उसे रॉनी अव्यान का तस्वीर दिखा देता है। धीर कुछ पल दरवाजे को देखता फिर पीछे हट जाता है। रॉनी कमरे का बेल बजाता है। कुछ देर तक तो दरवाजा नहीं खुलता, पर थोड़ी देर बाद रुद्र दरवाजा खोलता है। अव्यान रुद्र को देखता है जो इस वक्त शर्टलेस था, फिर सामने बैग की ओर देखता है जहां आव्या सो रही थी। अव्यान की नज़र नीचे पड़ी आव्या के ड्रेस पर पड़ती है, जिससे वह सीधा रुद्र का गला पकड़ लेता है। रुद्र बस अव्यान को देखता रहता है। रुद्र की नज़र अब अव्यान के लॉकेट पर पड़ती है जहां एक टूटा दिल बना था और उस पर बहन लिखा हुआ था। धीर जल्दी से अंदर आकर बोलता है, देखिए सर, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बॉस ने मैम की जान बचाई है। रुद्र कुछ बोल नहीं रहा था, बस अव्यान की आंखों में देख रहा था। अव्यान भी रुद्र का गला पकड़े उसके आंखों में देख रहा था। कुछ देर तक वह ऐसे ही पकड़े रहता है। छोटी इरा धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। अव्यान रुद्र को छोड़कर आव्या के पास जाता है। रॉनी जल्दी से आगे बढ़कर अपना जैकेट उतारता है जो उसके घुटनों तक आ रहा था। रॉनी जैकेट अव्यान को देता है। अव्यान आव्या को अपने से सटाकर खड़ा करता है और आव्या को जैकेट पहना देता है, क्योंकि रुद्र का शर्ट बस आव्या के थाई तक आ रहा था और रॉनी का जैकेट आव्या के घुटनों के नीचे तक आता है। अव्यान आव्या को जैकेट पहनाते ही गोद में उठा लेता है, जैसे जब कोई बच्चा सोता है तो उठाते हैं, उसी तरह से आव्या का चेहरा अव्यान के कंधे पर टिका हुआ था। अव्यान अब वहां से बढ़कर उस कमरे से निकल जाता है। रुद्र बस आव्या का सोते हुए चेहरे को देख रहा था। इधर ध्रुवंश किसी सोच में रेमलिक को पकड़ा हुआ डूबा हुआ था। उसके आंखों में दर्द था। हॉस्पिटल से वह कुछ घंटे पहले ही लौटा था। उसके कान में बस डॉक्टर की एक बात गूंज रही थी, पेशेंट को कैंसर है, वह इस वक्त आखिरी स्टेज पर है, इस हफ्ते में ही उसकी डेथ पॉसिबल है। ये सुनना किसी भी आशिक के लिए आसान नहीं होता है। ध्रुवंश भले धारा को मारना चाहता था, लेकिन आज जब उसे ये पता चला कि धारा बस 1 हफ्ते के लिए जीने वाली है, तो उसके सामने बस धारा का मासूम चेहरा, उसके साथ वक्त बिताना, ये सारी चीजें ही दिख रही थी। ध्रुवंश अपने दर्द में गुम ही था, तभी कार बड़े उकने की आवाज आती है। कार से अव्यान और आव्या को ऐसी हालत में उतरता देख ध्रुवंश सब कुछ भूलकर जल्दी से दौड़ता हुआ नीचे जाता है। डोरबेल बजता है, पर रात ज्यादा होने की वजह से कोई जगह नहीं था। ध्रुवंश दौड़कर जल्दी से दरवाजा खोलता है और आव्या को देखते ही हड़बड़ाकर कहता है, ट्यूलिप ब्रोकर। या हुआ ट्यूलिप को। अव्यान एक नज़र ध्रुवंश को देखता है, फिर बिना कुछ बोले आव्या को लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ जाता है। ध्रुवंश अब रॉनी को देखते हुए कहता है, अब तू बताएगा ट्यूलिप के साथ क्या हुआ है। रॉनी ध्रुवंश को देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अव्यान आव्या का पहना जैकेट को उतारकर बेड पर अच्छे से लेटाता है, क्योंकि आव्या को इससे अनकंफर्टेबल हो सकती थी। अव्यान आव्या के चेहरे से बालों को हटाता है जो बिखरे हुए थे, फिर AC चालू करके आव्या के माथे को चूम लेता है। इतना करते ही वह बाहर जाकर दरवाजा बंद करता है और हॉल की ओर चला जाता है। रॉनी ने अब तक ध्रुवंश को सब कुछ बता दिया था, जिस वजह से उसकी गुस्से से नसें उभरने लगी थीं। अव्यान उन दोनों के पास पहुंचता है, तभी रॉनी का फोन बजता है। रॉनी फोन रिसीव करके बात करता है और दोनों को देखकर कहता है, वो तीनों पकड़े गए। ये सुनते ही ध्रुवंश जल्दी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि छोटी उसका गुस्से से खून खौल रहा था। अव्यान और रॉनी भी जाते हैं। कार बहुत तेज रफ्तार में सक्सेना हाउस से निकल जाती है। 33 ट्रूथ ऑफ धारा। सुबह आव्या की नींद धीरे धीरे खुलती है। वह आंखें खोलते ही सिर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, ये मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है। बोलते ही वह अपने सिर को दबाने लगती है। तभी ध्रुवंश अंदर आता हुआ कहता है, नशा की आदत न हो और नशा दिया जाए तो सिर में दर्द ही होगा ट्यूलिप। बोलते ही वह उसके पास जाकर नींबू पानी बढ़ा देता है। आव्या कंफ्यूज्ड होकर ध्रुवंश को देखती है, फिर अचानक ही उसे कल की सारी बातें याद आने लगती हैं। आव्या को बस ये याद आ रही थी कि उसे चक्कर आ रहे थे। वह वॉशरूम गई और 2 आदमी उसे उठाकर ले गए। इसके आगे उसे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। आव्या ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, मैं तो होटल। इतना बोलते ही वह रुक जाती है, क्योंकि उसे ध्रुवंश का गुस्सा साफ दिख रहा था। ध्रुवंश को ऐसा खाकर आव्या धीरे से कहती है, अंश मैं ठीक हूँ। आव्या के इतना बोलते ही ध्रुवंश अपने हाथ में पकड़ा गिलास पकड़कर ही तोड़ देता है और आव्या के कंधे पर जोर से पकड़कर गुस्से से चिल्लाता है, ठीक हो, अगर कल वहां तुम्हें कोई बचाने नहीं आता तो तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था क्या।
जरूरत थी तुम्हें उस बकवास पार्टी में जाने की। आव्या ध्रुवंश को देखती है जिसमें गुस्से से ज्यादा आव्या के लिए फिक्र दिख रही थी। आव्या ध्रुवंश के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे, और अब मुझ पर गुस्सा करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आव्या बोलते हुए ध्रुवंश का हाथ पकड़कर देखने लगती है। ध्रुवंश झटके से अपने हाथ को आव्या के हाथ से छुड़ाकर जाने लगता है। आव्या उसे नाराजगी से जाता देख कहती है, नींबू पानी तो ला दो। ध्रुवंश बिना मुड़े कहता है, कुछ नहीं हुआ है न तो खुद जाकर ले लो। बोलते हुए वह कमरे से निकल जाता है। आव्या दरवाजे को देखती रहती है। कुछ देर बाद श्रेष्ठा अंदर आते हुए आव्या के पास खड़ी होकर कहती है, क्या हुआ प्रिंसेस? अंश ने कहा तुम्हें नींबू पानी चाहिए, तबीयत तो ठीक है न तुम्हारी? श्रेष्ठा की बातों से आव्या को समझ आ चुका था कि श्रेष्ठा को रात के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वह भी श्रेष्ठा को ये बात न बताते हुए कहती है, हाँ मॉम, बस थोड़ा सिर में दर्द है। श्रेष्ठा आव्या को नींबू पानी देती है। आव्या नींबू पानी लेकर पीने लगती है। श्रेष्ठा आव्या को नोटिस करते हुए कहती है, ये किसकी शर्ट पहनी है तुमने? ब्रांड से तो अंश और अयान का तो नहीं लग रहा। आव्या ने जो रोद की शर्ट पहनी थी वह बहुत बड़ी थी, जिससे श्रेष्ठा को यह समझा आ चुका था कि इतनी बड़ी शर्ट आव्या की तो नहीं हो सकती। और श्रेष्ठा भी जानती थी कि ध्रुवंश और अव्यान कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते थे, और रुद्र के कपड़े का ब्रांड कुछ और था। आव्या नींबू पानी पीकर श्रेष्ठा को देती है। फिर श्रेष्ठा के सवाल पर अपने शर्ट को देखती है, पर उसे सच में बिल्कुल याद नहीं था कि आखिर उसने किसकी शर्ट पहनी है। आव्या याद करने की कोशिश करती है, पर धुंधली चीजों के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता, इसलिए वह बहाना बनाते हुए कहती है, ये मेरी ही शर्ट है मॉम, एक्चुअली मैंने गलती से बड़ी साइज की खरीद ली। बड़ी ही थी। श्रेष्ठा कुछ पल आव्या को देखती है, फिर उसके तबीयत का ध्यान रखते हुए कहती है, ठीक है, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाना। आव्या हाँ में सिर हिलाती है। श्रेष्ठा कमरे से जाती है तो आव्या भी वॉशरूम चली जाती है। आव्या रेडी होकर सबसे पहले आदित्य और काव्या के कमरे में जाती है, फिर नीचे जाती है। श्रेष्ठा भी ध्रुव को नाश्ता और दवाई देकर आराम कराती है, फिर हॉल में आती है। सहस्त्रा सभी को नाश्ता सर्व कर रही थी, उसके साथ ही श्रेष्ठा भी नाश्ता सर्व कर रही थी। सहस्त्रा अव्यान के उल्टी प्लेट को सीधा करती है, तभी उसका हाथ अव्यान के हाथ से टच हो जाता है। ऐसा होते ही सहस्त्रा अव्यान को देखती है। अव्यान अपने हाथ को टेबल से हटा लेता है। सहस्त्रा अब उससे नजरें हटाए सर्व करती है। सहस्त्रा भी अब अव्यान के पास बैठ जाती है। आव्या की नजरें तो बस अव्यान और ध्रुवंश पर थी। दोनों ही उससे नाराज होकर बैठे हुए थे। नीचे उतरते वक्त जब आव्या अव्यान को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही थी तो अव्यान ने आव्या को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। सभी इसी तरह से नाश्ता खत्म करते हैं। सौरभ टीवी पर न्यूज चालू करता है। उसके चालू करते ही एक न्यूज हाईलाइट होने लगती है। लड़की के रेप की खबरें तो अक्सर दिखती रहती है, लेकिन आज सुबह 2 आदमी की लाश झाड़ियों पर मिली। उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। टेस्ट रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि दोनों का रेप हुआ है। कुत्ते के काटने के निशान भी उनके शरीर में पाया गया है। न्यूज सुनकर आव्या का ध्यान भी उस ओर चला जाता है। वह जैसे ही न्यूज में दिखा रही आदमी की फोटो देखती है, एकदम से शॉक्ड हो जाती है। ये वही दोनों आदमी थे जो आव्या को उठाकर उस कमरे में लेकर गए थे। और एक न्यूज टीवी पर चल रही थी जिसमें एक आदमी नशे में रोड के बीच पूरा नंगा लड़खड़ाते हुए चल रहा था। बहुत से लोग उसका फोटो खींच रहे थे, पर कोई उसे ढक नहीं रहा था। उस इंसान का कोई होश नहीं था कि वह किस हालत में और कहां पर है। ये वही वेटर था जिसने आव्या के जूस पर नशे की दवाई मिलाई थी। सहस्त्रा न्यूज को देखकर एकदम से कहती है, कितना खतरनाक है ये सब, आदमी का रेप कैसे हो सकता है? ध्रुवंश न्यूज को देखते हुए कहता है, कारनामे अगर ऐसे हो तो आदमी का भी रेप हो सकता है भाभी, और वैसे भी बिना मतलब कोई किसी को नहीं मारता। सहस्त्रा ध्रुवंश की बात सुनकर बस टीवी को देखती रहती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन आव्या और दर्श को अच्छी तरह से समझ आ चुका था, जिस वजह से दोनों ही ध्रुवंश को देखने लगते हैं। असल में अव्यान और ध्रुवंश ने आव्या को ले जाने वाले आदमी का किन्न के द्वारा रेप करवाया था, क्योंकि यही दोनों थे जिसकी वजह से आव्या के साथ जबरदस्ती होने वाली बड़ी यह थी। रेप के बाद दोनों आदमी बुरी तरह तड़प रहे थे, क्योंकि रेप करने वाले 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 किन्न थे। उसके बाद ही ध्रुवंश ने अपने कुत्तों को उन्हें काटने के लिए भेज दिया, और उस वेटर को तो उसी नशे की सबसे हार्ड डोज दी गई, वो भी एक नहीं 20-30 गोलियां, और उसे खाली रोड में छोड़ दिया। आग गर्मी की वजह से वह वेटर ने खुद से अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। आव्या ध्रुवंश को देखती है, फिर टीवी की ओर। सच में ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। आव्या को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके दोनों भाई इतने ज्यादा खतरनाक हैं, पर फिर भी उसे ये सब देखकर बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि एक संतुष्ट छोटी ही मिल रही थी। सब कुछ देखने के बाद सहस्त्रा वही सब सोचते हुए अपने कमरे की ओर जा रही थी।
वह कमरे के अंदर जाने ही वाली थी तभी अव्यान से टकरा जाती है। अव्यान सहस्त्रा को एक नज़र देखता है फिर जाने लगता है। वह जा ही रहा था तभी अचानक सहस्त्रा उसका हाथ पकड़ लेती है। अव्यान के कदम वहीं रुक जाते हैं। सहस्त्रा ने उसका हाथ पकड़ते ही अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे अव्यान से एक अजीब तरह का डर लगता था। क्यों लगता है उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। सहस्त्रा और अव्यान चुपचाप एक दूसरे को पीट करके खड़े थे तो वही सहस्त्रा ने अब तक अव्यान का हाथ पकड़ा था। कुछ देर बीत जाते हैं। सहस्त्रा आंखें बंद करके ही कहती है, जी वो हमें तमिलनाडु जाना है, वहाँ हमारा डांस प्रोग्राम है। सहस्त्रा एक नृतक थी जो भारतनाट्यम नृत्य करती थी, उसे इसमें बहुत सारे पुरस्कार भी उपलब्ध हुए थे। सहस्त्रा अव्यान को इतना बोलते ही अपनी आंखें मीच लेती है। अव्यान चुपचाप खड़ा था, वह सहस्त्रा को कोई जवाब नहीं देता। सहस्त्रा कुछ पल बाद अव्यान का हाथ छोड़ देती है। हाथ छूटते ही अव्यान वहां से चला जाता है। वही सहस्त्रा वैसी की वैसी खड़ी रह जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा चुका था। वह डांस प्रोग्राम के लिए हमेशा तमिलनाडु जाया करती थी लेकिन अव्यान का कोई जवाब न पाकर उसे यही लग रही थी कि अव्यान ने उसे साफ इनकार कर दिया है। अब तो अव्यान को ही पता था कि आखिर उसका जवाब हाँ है या न है। वही धारा इस वक्त ध्रुवंश के फार्म हाउस में कमरे में बेड पर लेटी थी। ध्रुवंश ने कल ही धारा को वापस लाया था क्योंकि उसका इलाज हो चुका था, पर उसके कैंसर का तो कोई इलाज नहीं था। दरवाजा खुलता है और ध्रुवंश एक प्लेट पर नाश्ता लेकर आता है। धारा की नज़र ध्रुवंश पर चली जाती है। ध्रुवंश चुपचाप आकर धारा के पास बैठ जाता है और उसे नाश्ता खिलाने लगता है। धारा भी ध्रुवंश को चुपचाप देखकर नाश्ता कर रही थी। ध्रुवंश धारा को पूरा नाश्ता खिलाने के बाद दवाई देता है। धारा दवाई को खाकर कहती है, दवाई खाने का कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी मेरी मौत तय हो चुकी है। ध्रुवंश सिर उठाकर धारा को देखता है। कुछ देर तक तो वह वैसे ही धारा को देखता रहता है, फिर अचानक पीछे से उसके बाल को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। अब दोनों के सिर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। धारा ध्रुवंश को देख रही थी, वही ध्रुवंश की आंखें बंद थी। ध्रुवंश कुछ पल शांत रहता है फिर धीरे से बोलता है, अगर जिंदगी भर साथ निभ आना ही नहीं था तो मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? पहले तो सिर्फ धोखा दिया और अब मुझसे बगावत कर रही हो। बोलते ही ध्रुवंश आंखें खोलकर धारा को देखता है। धारा उसके आंखों में एकटक देखते हुए कहती है, नफरत कराना था मुझे तुमसे, मुझसे नफरत करो, मैं यही चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नफरत मुझे बर्दाश्त नहीं होती हनी। जैसे ही ध्रुवंश ये सुनता है धारा को झटके से गले लगा लेता है। धारा ध्रुवंश के पीठ पर हाथ रखे कहती है, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, सच्चे प्यार की कदर नहीं की, शायद इसलिए भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक मेरी सांसें भी। ध्रुवंश और कसकर धारा को गले लगाकर कहता है, प्लीज डोंट से दिस अगेन, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, बट तुम्हें चोट देते वक्त बस मुझे दर्द होता था। मैं कोशिश कर रहा था तुमसे नफरत करने की, पर मैं नहीं कर सकता। आई जस्ट लव योर स्वीट हार्ट, आई जस्ट लव यू। ध्रुवंश की हालत देख धारा रोने लगती है। धारा ध्रुवंश को कभी ऐसे नहीं देखना चाहती थी, इसके लिए उसने कितना नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की। टूटी कमजोर होने के बावजूद वह खुद को मजबूत दिखाती रही, लेकिन आखिर में ध्रुवंश को ये पता चल ही गया। धारा एकदम से जोर जोर से रोते हुए कहती है, मेरा भाई हनी, मेरा भाई खतरे में था, मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे किसी ने कॉल करके बोला कि मैं अगर तुम्हें मार दूं तो वो मेरे भाई के इलाज का सारा खर्चा देगा। मैंने तुम्हें मारा और पैसे मुझे मिले, इसके बावजूद मेरा भाई नहीं बच पाया। प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने पर भी वह नहीं बच पाया। ध्रुवंश ये सब सुनकर धारा से अलग होता है और उसे देखते हुए सवाल करता है, किसने कहा था? धारा नमे सिर हिलाकर रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, तुम्हारे प्रपोज करने से पहले मैंने तुम्हें मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। मेरा मकसद सिर्फ मेरे भाई को बचाना था जो सिर्फ 10 साल का था। मैं उसे नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करना पड़ा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब नाटक करते करते मैं तुमसे सच में प्यार कर बैठी। मेरे लिए आसान नहीं था तुम्हें मारना, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा। बोलते ही धारा का रोना तेज हो जाता है। इतने दिनों से उसने अपने अंदर इस दर्द को छिपा रखा था जो अब उससे बिल्कुल सहा नहीं जा रहा था। ध्रुवंश धारा के आंसुओं को देखते हुए कहता है, पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझे मांग सकती थी न स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे लिए खुद को भी बेच देता। धारा अब कोई जवाब नहीं देती, बस रोती रहती है, क्योंकि उस वक्त अपने भाई की कंडीशन देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या करे। उसे जो समझ आया उसने कर दिया। धारा ने जैसे ही ध्रुवंश को मारा था उसके 2 दिन बाद ही उसके भाई की मौत हो गई। अपने प्यार और भाई को खोकर धारा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह इस कदर दर्द में डूब गई कि कैंसर जैसी बीमारी ने उसके शरीर में जन्म ले लिया।
ये बीमारी उसे बहुत पहले से थी, लेकिन उसे इस बात का भनक तक नहीं था और अब नतीजा यह निकला कि वह कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी। ध्रुवंश अब धारा को अपने सीने से लगा लेता है। धारा बहुत देर तक रोती रहती है, फिर धीरे धीरे उसका रोना बंद करके सुबकने लगती है। ध्रुवंश धारा के बालों को बहुत प्यार से सहला रहा था। ध्रुवंश के दिमाग में बस एक सवाल था कि आखिर ऐसा कौन है जिसने उसे मारने के लिए उसके प्यार का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद धारा शांत होती है और चुपचाप सी सामने देखने लगती है। ध्रुवंश धारा को अपने से अलग करता है और उसके आंसुओं को पोंछकर माथे पर किस करके कहता है, रेस्ट कर लो। ध्रुवंश धारा को बेड पर लेटाता है और उठकर जाने लगता है कि तभी धारा उसका हाथ पकड़ लेती है। ध्रुवंश पीछे मुड़कर धारा को देखता है। धारा नमे सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ न। ध्रुवंश बेड पर बैठकर धारा के गाल पर हाथ रखे कहता है, भी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। धारा ध्रुवंश के आंखों में देखती है, फिर घसकते हुए बेड पर ध्रुवंश को जगह देती है। धारा के हरकतों को समझ ध्रुवंश बेड पर लेट जाता है। धारा तुरंत उसके बहुत करीब आकर उसके सीने में चेहरा छिपा लेती है। धारा का हाथ ध्रुवंश के ऊपर से होकर पीठ पर था। ध्रुवंश धारा के बालों को हटाकर साइड करता है और फिर एक बार माथे पर किस करके उसे बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। अब दोनों के बीच बस शांति थी और एक सुकून भरा पड़ा था। 34 सहस्त्रा हगव्यान। शाम के वक्त में सहस्त्रा दुखी सी बेड पर बैठी किताब को पलटती जा रही। उसका ध्यान किताब में नहीं था, पर फिर वह किताब को पलट रही थी जैसे पढ़ रही हो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुला था। सहस्त्रा सिर उठाकर सामने देखती है तो उसकी नजरें सीधे दरवाजे की ओर जाती है जहां रॉनी खड़ा था। रॉनी सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, भाभी बाहर आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बोलते ही रॉनी तुरंत चला जाता है। सहस्त्रा रॉनी के बातों को बिल्कुल समझ नहीं पाती। इसके बावजूद भी वह उठकर कमरे से निकल जाती है। नीचे जाकर वह देखती है तो आव्या सोफे पर बैठी बार बार ध्रुवंश को कॉल करते हुए परेशान हो रही थी। वह परेशान होकर कहती है, पता नहीं ये अंश कहाँ चला गया। इतनी भी क्या नाराजगी कि मुझसे बात करना ही छोड़ दे। बोलते ही आव्या बुरा सा मुंह बना लेती है। सहस्त्रा आव्या को देखते हुए बाहर निकल जाती है। आव्या खुद में ही पूरी तरह से मग्न थी। सहस्त्रा बाहर निकलती है तो रॉनी जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है। सहस्त्रा इधर उधर देखते हुए कहती है, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? और वो बोलकर सहस्त्रा कार के अंदर देखने लगी, पर अंदर कोई नहीं था। रॉनी के नजरों को समझ जाता है कि वह किसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। सहस्त्रा से रॉनी बहुत शांत सा जवाब देता है, भाभी आप तमिलनाडु जाना चाहती हैं न? तो अव्या ने कहा कि मैं आपक और छोड़ दूं, चलिए। सहस्त्रा को ये सुनकर खुशी नहीं होती है। हाँ, वो तमिलनाडु जाना चाहती थी, इसी के बारे में वह सोच रही थी, लेकिन अभी उसे अकेला जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सहस्त्रा घर के अंदर देखते हुए बोलती है, लेकिन हमारा सामान। सहस्त्रा के इतना बोलते ही रॉनी तुरंत बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, आपका सारा सामान तमिलनाडु में पहुंच जाएगा। सहस्त्रा घर के अंदर से नजरें हटाकर एक पल रॉनी को देखती है, फिर आगे बढ़कर कार में बैठ जाती है क्योंकि उसे तमिलनाडु तो किसी भी हाल में जाना था। सहस्त्रा कार में बैठी फिर एक बार घर का देखने लगती है। वह एक दिन रहकर ही वापस आने वाली थी। रॉनी भी कार में बैठता है और सक्सेना हाउस से कार निकल जाती है। सहस्त्रा बेचैनी से खिड़की के बाहर देखने लगती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था यूं दूर जाना। वह रॉनी को पूछना चाहती थी कि अव्यान आएगा या नहीं, लेकिन उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। करीबी न होते हुए भी सहस्त्रा को अव्यान की आदत लगी हुई थी। भले अव्यान के साथ कभी वह एक कमरे में न रही, भले बात न की, लेकिन इसके बावजूद उसे अव्यान की आदत लग गई। कार आगे बढ़ती जा रही थी और सहस्त्रा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार कार एयरपोर्ट के बाहर रुकती है। रॉनी दरवाजा खोलता है। सहस्त्रा बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगती है। वह सच में अब भी अव्यान को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। रॉनी ये देखकर समझ जाता है कि सहस्त्रा अव्यान को ढूंढ रही है, इसके बावजूद वह कोई जवाब नहीं देता। रॉनी सहस्त्रा को लेकर आगे बढ़ जाता है। एयरपोर्ट आज बिल्कुल खाली था। ये सहस्त्रा को थोड़ा अजीब सा लगता है। रॉनी सीधे सहस्त्रा को फ्लाइट में चढ़ने के लिए कहता है। सहस्त्रा फ्लाइट के अंदर जाकर देखती है, फ्लाइट पूरा खाली था। अव्यान ने सारी टिकट खुद खरीद ली थी, जिसका अंदाजा सहस्त्रा को बिल्कुल भी नहीं था। वह खाली फ्लाइट को कुछ वक्त के लिए देखती है, फिर उदास होकर सिर झुकाए बैठ जाती है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वह अगर अव्यान को तमिलनाडु जाने के लिए पूछेगी तो वह उसे अकेले ही भेज देगा। वह बिल्कुल अकेले उस प्लेन पर सफ़र कर रही थी। हालांकि एक एयर होस्टेस भी वहाँ थी जो सहस्त्रा को खाने के बारे में बार बार पूछ रही थी।
पर सहस्त्रा को खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसका मन बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। पहले जब भी वह तमिलनाडु के लिए जाया करती थी तो कितनी खुश रहती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। फ्लाइट अब बादलों के ऊपर से चल रही थी। सहस्त्रा कुछ पल ऐसे ही सिर झुकाए रहती, फिर जब उससे अपनी बेचैनी बिल्कुल भी रहा नहीं जाता तो वह उठकर एंट्रांस एरिया की ओर चली जाती है। एंट्रांस एरिया में पहुंचते ही वह कहती है, हमें नहीं जाना, हमें वापस घर जाना। रॉनी, जो अब तक प्लेन से टिककर खड़ा था और फोन में कुछ देख रहा था, वह सिर उठाकर सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा रॉनी को एक हत्ती है। अचानक उसे एक एहसास होता है। उस एहसास को महसूस करते हुए सहस्त्रा प्रवेश दरवाजे की ओर देखती है तो उसका दिल जोरों से धड़क उठता है। अव्यान इस वक्त प्रवेश दरवाजे के सामने खड़ा था और बाहर देख रहा था। सहस्त्रा को अव्यान की पीठ दिख रही थी, लेकिन फिर भी वह अच्छे तरीके से समझ गई कि यह अव्यान ही है। अव्यान को देखते ही सहस्त्रा को अचानक क्या हुआ, वह दौड़कर उसके पास जाकर सीधे पीछे से उसे हग कर लेती है। सहस्त्रा के अचानक ऐसे हग करने से अव्यान खुद को संभालते हुए प्लेन पर एक हाथ रख लेता है। दोनों को ऐसे देख रॉनी फिर से अपने फोन में नजरें गड़ा लेता है। सहस्त्रा की सारी बेचैनी अव्यान को देखते ही पल भर में खत्म हो जाती है। सहस्त्रा का हाथ इस वक्त अव्यान के सीने पर था और उसका पूरा शरीर उसके पीठ से सटा हुआ था। सहस्त्रा आंखें बंद करके खड़ी थी। वही अव्यान अब भी सामने बादलों को देख रहा था। सहस्त्रा अपने जज्बातों में पूरी गुम हो जाती है। वही दूसरी तरफ आव्या ध्रुवंश को कॉल करते करते थक चुकी थी, जिससे वह उदास सा चेहरा बनाकर अपने कमरे में बेड पर फोन को पटक देती है और बेड पर पेट के बल लेट जाती है। वह कुछ पल तक बेड पर लेटी थी कि उसका फोन बजता है। रिंग होते ही आव्या तुरंत फोन को उठाकर देखती है तो फिर एक बार वह उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि ध्रुवंश ने कॉल किया है, पर उस पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। आव्या कॉल को कट करके फिर से पटक देती है। वह फिर एक बार अपनी आंखें बंद करती है। फिर से फोन रिंग होने लगता है। आव्या फोन उठाकर देखती है तो फिर से अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। आव्या कॉल रिसीव करके बहुत लो साउंड में कहती है, हेलो कौन? उधर से कोई आवाज नहीं आती। आव्या फोन को देखती है और फिर एक बार कान से लगाकर कहती है, हेलो, पर इस बार भी दूसरी ओर से सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक तो आव्या पहले से परेशान थी और ये कॉल उसका दिमाग खराब कर रही थी। वह चिढ़ते हुए कहती है, कौन हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर बात करना होता नहीं है तो कॉल क्यों करते हो? बोलते ही आव्या चुप हो जाती है और दूसरे ओर से आवाज आने का वेट करती है, पर इस बार भी कोई आवाज नहीं आती। आव्या चिढ़ते हुए कॉल कट करती है, पर कुछ वक्त बाद ही उसका फोन रिंग होता है। आव्या फ्रस्ट्रेट होकर फोन को देखती है, जिस पर अब फिर से वही नंबर से कॉल आ रहा था। आव्या कॉल रिसीव करके झुंझलाकर जोर से चिल्लाती है, अरे क्या चाहिए तुम्हें? आव्या के इतना बोलते ही दूसरी ओर से एक आवाज आती है, तुम? आव्या फोन को देखती है, फिर एकदम गुस्से से कहती है, मैं चाहिए तुम्हें तो मैं बस मिलो। तुम्हें मार नानी याद न दिला दी तो कहना। लोफ कहीं के, तुम्हारे शरीर में इतना सुई लगाओगी कि चलना मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। बंदर के नए प्रजाति अभी फिर से कॉल किया ना तो तुम हे छोड़ूगी नहीं। बोलते ही आव्या कॉल कट करके बेड पर पटक देती है और खुद से कहती है, बड़ा आया, तुम चाहिए। मन तो कर रहा है फोन में घुसकर उसकी जान ले लूं। फिर दरवाजे की ओर देखते हुए कहती है, पता नहीं ये अंश कहाँ रह गया, एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो देता, बस मुंह फुलाए बैठा हुआ है। बोलते ही आव्या बुरा सा मुंह बना लेती है। इधर रूथ फोन को देख रहा था। आव्या को कॉल करने वाला रूथ ही था, जिसे आव्या ने पता नहीं क्या क्या धमकी दे दी। रूथ फोन को उठाता है और सोफे पर लेटकर अपने कान में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाता है। फोन पर आव्या की वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन करके वह फोन को टेबल पर रख देता है। रूथ आव्या की पहले से लेकर अंत तक की आवाज को आंखें बंद करके सुनने लगता है। रूथ आव्या की धमकी को बिल्कुल म्यूजिक की तरह सुन रहा था। एक बार बंद होता तो वह फिर एक बार चालू करके सुनने लगता है। इस दौरान उसके एक्सप्रेशन बहुत शांत थे। रूथ जिस कमरे में था वहां आव्या का सामान भरा पड़ा था, उसकी पेटिंग, आव्या के सेलेक्ट किए गए कपड़े, कल जो होटल रूम में उसने ड्रेस उतारी थी वह भी मौजूद थी। यहाँ तक गोवा के हॉस्पिटल में आव्या ने जिस गिलास से पानी पी थी वह तक मौजूद था। ये सब हमेशा वैसे आशिक करते हैं जो सनकी होते हैं। इसका मतलब साफ था, रूथ आव्या के लिए सनकी आश छोटी ईका बन चुका था, जिसका आव्या को बिल्कुल होश नहीं था। दूसरी तरफ सहस्त्रा अब सीट पर बैठी हुई थी। उसे अपने किए गए एक्शन से अनकंफर्टेबल महसूस हो रही थी। अव्यान को उसने अचानक बिना कुछ सोचे समझे हक कर लिया। ये बात उसे काफी ज्यादा वियर्ड लग रही थी। उसे होश तो तब आया जब हॉस्टेट ने सहस्त्रा को बुलाए। सहस्त्रा जैसे ही होश में आई, अव्यान के इतने करीब खुद को देखकर तुरंत पीछे हो गई। उसे बहुत अजीब भी लग रहा था।
अव्या ने आखिर तक कुछ रिएक्ट नहीं किया था, पर सहस्त्रा अब मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी। उसे जो बेचैनी हो रही थी वह भी खत्म हो गई। तभी यह हॉस्टेट फिर एक बार सहस्त्रा के पास आकर पूछती है, मैम क्या आप कुछ खाएगी? सहस्त्रा यह हॉस्टेट को देखती है, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ मुझे पास्ता खानी है। यह हॉस्टेट हाँ में सिर हिलाए चली जाती है। कुछ ही देर में वह पास्ता लाकर सहस्त्रा को देती है। सहस्त्रा जल्दी से पास्ता लेकर खाने लगती है, क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी, लेकिन तभी उसका बेचैनी की वजह से खाने का मन नहीं हो रहा था। ऐसे ही प्लेन चलती रही और सहस्त्रा पास्ता खाने के बाद सीट से टिककर आंखें बंद करके लेट जाती है। उधर ध्रुवंश बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट के कस लेते हुए सामने की ओर ही देख रहा था। तभी उसे पीछे से धारा हक कर लेती है। ध्रुवंश पीछे मुड़कर रेमलेग से टिककर खड़ा हो जाता है। धारा सिर उठाकर ध्रुवंश को देखती है, फिर उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंक देती है। ध्रुवंश फेंके हुए सिगरेट को दे खाता है, फिर धारा को देखता है। धारा ध्रुवंश के आंखों में देखते हुए कहती है, ध्रुवंश मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ जीऊं, तुम्हारे प्यार को खुद में बसा लूं, तुमसे शादी करूं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हो। लेकिन उद्धरण चिन्ह अल्पविराम बोलते ही धारा सिर झुका लेती है। वही ध्रुवंश उसे एकटक देखने लगता है। धारा सिर झुकाए कहती है, मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाए हमें पता नहीं, मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार को अपने अंदर महसूस करूँ। मैंने तुम्हें कभी खुद के करीब नहीं आने दिया, किस तक नहीं करने दिया, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब आओ, मेरे बहुत करीब आओ और मुझे प्यार करो। बोलते हुए धारा ध्रुवंश को देखने लगती है। ध्रुवंश धारा के गाल पर हाथ रखे कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा स्वीट हार्ट, हम कल ही इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। धारा ध्रुवंश के आंखों में एकटक देखती है, फिर अपने गाल पर रखे ध्रुवंश के हाथ को पकड़कर कहती है, मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ? परिवार का पूरा प्यार जिंदगी भर चाहती थी लेकिन नहीं मिला, तुम्हारे साथ जिंदगी भर जीना चाहती थी लेकिन वो भी न हो सका। ध्रुवंश धारा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर कहता है, तुम कोई अनलकी नहीं हो, तुम मेरी स्वीट हार्ट हो और जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। धारा एकदम से ध्रुवंश की आंखों में देखते हुए कहती है, टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, डॉक्टर ने अभी मैसेज किया। बोलते ही धारा उसे फोन दिखात बड़ी यह है। ध्रुवंश ये देखते ही लड़खड़ा जाता है। उसकी आंखें आंसुओं को रोकने की वजह से लाल हो चुकी थी। वह धारा के गालों से हाथ हटाकर रेमलेग से सटकर खड़ा हो जाता है। अब वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। धारा कुछ पल उसे देखती है, फिर फोन को बालकनी में रखे सोफे पर फेंक देती है। फोन फेंकने के बाद वह धीरे धीरे ध्रुवंश के करीब जाती है। ध्रुवंश के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर एड़ियों से खड़ी होती है। धारा अपने होंठ ध्रुवंश के होंठ पर रखकर उसे किस करने लगती है। ध्रुवंश चुपचाप खड़ा था। धारा बहुत सॉफ्ट किस करते हुए कुछ मिनटों में ही उसके होंठों को छोड़कर उसे देखने लगती है। अल्पविराम ध्रुवंश कुछ पल धारा के आंखों में देखता है, फिर झटके से उसके कमर को पकड़कर रेमलेग के ऊपर बैठाकर उसे किस करने लगता है। धारा ध्रुवंश के कंधे पर हाथ रखकर खुद भी ध्रुवंश को किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए इंटेंसली किस कर रहे थे। ध्रुवंश के दोनों हाथ धारा के कमर पर मौजूद थे। अल्पविराम ध्रुवंश किस करते हुए धारा के एकदम करीब चला जाता है। धारा ध्रुवंश की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट लेती है। ध्रुवंश धारा के ऐसा करते ही धारा को उठाकर किस करते हुए ही कमरे के अंदर ले जाने लगता है। वह बालकनी के दरवाजे को उसी तरह किस करते हुए बंद करता है और धारा को बेड की ओर ले जाता है। धारा अब भी ध्रुवंश की कमर पर अपने पैर लपेटी हुई थी। 1 घंटे बीत जाते हैं, पर ध्रुवंश अब तक उसके होंठ को नहीं छोड़ता। जब उसे एहसास होता है कि धारा सांस नहीं ले पा रही है, तो वह उसके होंठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। धारा चेहरा ऊपर की आंखें बंद करके लंबी लंबी सांस लेने लगती है। ध्रुवंश धारा के गर्दन पर किस करते हुए बाइट भी कर रहा था, जिससे धारा की मदहोश भरी आह निकल जाती। ध्रुवंश अपने हाथ बढ़ाए धारा के शर्ट के बटन खोलने लगता है। वही धारा बस गहरी सांस ले रही थी। कुछ मिनटों में ही वह धारा की शर्ट को खोलकर फेंक देता है। धारा अब अपने इनरवियर में थी। ध्रुवंश धारा को फिर से होठों पर किस करते हुए बेड पर लेटाता है और किस ब्रेक करके उठकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। धारा एकटक ध्रुवंश को देखती रहती है। ध्रुवंश वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे भी अपने प्यार को पाने की तलब थी, जिसे धारा ने खुद उसे उकसाया था। ध्रुवंश अपने शर्ट को फेंककर धारा के ऊपर आ जाता है और फिर एक बार धारा को किस करने लगता है। देखते ही देखते वक्त बीतते गए और दोनों के सारे कपड़े उनके जिस्म से उतरकर फर्श पर गिर गए। ध्रुवंश धारा के पूरे शरीर को किस और बाइट करने लगा था। वही धारा ध्रुवंश के हर एक प्यार करने के अंदाज से अपने आहें भर रही थी। ध्रुवंश नीचे से धारा के ऊपर आता है और उसके सीने को सक करने लगता है। धारा ध्रुवंश के बालों को नोच रही थी।
ध्रुवंश अब धारा के गर्दन पर किस करते हुए उसके कान में धीरे से कहता है, आई कांट कंट्रोल एम ई सेल्फ स्वीट हार्ट। उसके इतना बोलते ही धारा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने नाखून पीठ पर धंस देती है। ध्रुवंश धारा के चेहरे को देखते हुए कहता है, इट्स हर्टिंग स्वीट हार्ट। धारा की बंद आंखों से आंसू बहने लगती है, लेकिन फिर भी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुवंश धारा के अंदर खुद को एंटर कर चुका था, जिस वजह से उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह इस दर्द को एक्सेप्ट करना चाहती थी। ध्रुवंश धारा के मुस्कुराहट को देख धीरे धीरे मुंह होने लगता है। धारा के मुंह से एकदम से आह निकल जाती है। ध्रुवंश अब धारा के होठों को चुमते हुए अपना प्यार दिखाने लगता है। धारा भी अब उसके प्यार में डूबी हुई सुकून से आंख बंद की हुई थी। दोनों के बीच अब न कोई फासला था, न कोई दर्द और न ही कोई चिंता। वो सारी चीजों को भूलकर दोनों बस एक दूसरे में डूबे हुए थे। रात के किस पहर दोनों का प्यार खत्म होने वाला था वो तो वही जानते थे। ध्रुवंश पहले काफी ज्यादा नटली धारा से पेश आ रहा था, लेकिन कुछ ही पल में वह इतना ज्यादा वाइल्ड हो जाता है कि धारा से सहना मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी वह सह रही थी। ये बिछड़ने से पहले का मिलन था, जिसकी कसर ध्रुवंश अच्छे तरीके से पूरा कर रहा था। 35 यू आर नॉट माई वाइफ। सुबह धारा की आंखें बहुत धीमे धीमे खुलती हैं। रात के आखिरी पहर तक ध्रुवंश ने उसे छोड़ा था, जिसकी थकावट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। धारा खुद को देखती है, उसने अब तक कुछ नहीं पहना था। फिर वह सिर घुमाए बगल में देखती है, बगल में ध्रुवंश सो रहा था। वह सोते हुए बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। ध्रुवंश के क्यूट चेहरे को देखकर धारा के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह आगे बढ़कर ध्रुवंश के गाल को धीरे से चूम लेती है। इतना करते ही वह पीछे हटने वाली होती है कि ध्रुवंश तुरंत उसके कमरे को पकड़कर करीब खींच लेता है, जिससे दोनों के शरीर एकदम सज जाते हैं। धारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह हैरानी से ध्रुवंश को देखती है, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थीं। ध्रुवंश आंखें बंद किए हुए ही कहता है, यू आर सो स्वीट स्वीट हार्ट। बोलते ही वह आंखें खोलकर धारा को देखता है। ध्रुवंश धारा की कमर को सहलाने लगता है। धारा आंखें बड़ी करके ध्रुवंश के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, व्हाट आर यू डूइंग। ध्रुवंश धारा के चेहरे के करीब जाकर कहता है, तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हारा ऐसा हाल किया है कि थोड़ा सा हिलोगी तो पूरा शरीर दर्द होने लगेगा। धारा ध्रुवंश की बात सुनकर उसे देखने लगती है, फिर ध्रुवंश से दूर होकर उठने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से और से आह निकल जाती है। ध्रुवंश तिरछा मुस्कुराते हुए उठकर बैठते हुए कहता है, मैंने कहा था न स्वीट हार्ट। धारा का दर्द से आंखें नम हो जाती हैं। वह आंखों में नमी लिए कहती है, तुम कितने वाइल्ड हो ध्रुवंश। कम से कम ये तो ख्याल करना चाहिए था कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा है कि मैं जा रही हूँ, वरना पूरी जिंदगी मुझे तुम्हें झेलना पड़ता। बोलते ही धारा एकदम से चुप हो जाती है और ध्रुवंश को देखने लगती है, जिसका चेहरा सर्द हो चुका था। ध्रुवंश जोर से नाइट लैम्प को मारता है, जिससे वह नीचे गिरकर टूट जाता है। धारा उसे देखने लगती है। काफी देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। कुछ घंटे बीत जाने के बाद ध्रुवंश अपना पैंट पहनकर बेड से उठता है और धारा को चादर से लपेटकर वॉशरूम ले जाता है। अब दोनों वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़े थे। ध्रुवंश ने अपने कमर पर टॉवल लपेट रखा था और धारा ने भी टॉवल लपेटा हुआ था। धारा ध्रुवंश के सीने से लगी हुई थी। दोनों के ऊपर शॉवर का पानी गिर रहा था। धारा आंखें बंद किए ध्रुवंश के दिल पर हाथ रखे कहती है, मेरी अगर भगवान से मुलाकात होगी न तो मैं बस उससे यही विश मांगूंगी कि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी लड़की भेजे जो बहुत स्ट्रोंग हो, अपने से पहले तुम्हारे बारे में सोचे, मेरी तरह तुम्हें धोखा न दे, तुम्हारे हर दुखों को तुमसे दूर कर दे, तुम्हारे लिए हर हद पार कर जाए और मुझसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करें। बोलते ही धारा सिर उठाकर ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश का दिल डर से बहुत तेजी से धड़क रहा था, जिसे धारा महसूस कर पा रही थी। ध्रुवंश की आंखें अब भी बंद थीं। धारा ध्रुवंश को चुप देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन मैंने तो तुम्हारी वर्जिनिटी छीन ली, इसके वजह से तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो। बोलते हुए धारा बहुत मासूम लग रही थी। ध्रुवंश आंखें खोलकर धारा के मासूम चेहरे को देखता है। कुछ पल ध्रुवंश धारा के मासूम चेहरे को देखता है, फिर शॉवर ऑफ करके वॉशरूम से बाहर जाकर अपना एक सर्ट लाता है और धारा के टॉवल को खोलकर नीचे गिरा देता है। धारा ध्रुवंश को देखने लगती है। ध्रुवंश धारा को सर्ट पहनाता और खुद भी अपना टॉवल चेंज करके गोद में उठाकर धारा को बेडरूम में लेकर जाता है। हॉस्पिटल। इधर आव्या केबिन में बैठी हुई थी, पर उसका आज जरा भी मन केबिन पर नहीं लग रहा था। वह अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके हॉस्पिटल से निकलती है और सामने वाले पार्क में जाकर बेंच में बैठ जाती है। वह अपने फोन को देखती है और अव्यान का नंबर डायल करती है। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद कॉल रिसीव होता है। आव्या ये देख खुश हो जाती है और एकदम से कहती है, हेलो भाई। वह इससे ज्यादा कुछ बोलती कि उधर से रोनी की आवाज आती है।
अपना अच्छे से ध्यान रखना, टाइम पर खाना खाना, अव्यान ने बोलने के लिए कहा है। आव्या एकदम से चिढ़ते हुए कहती है, इतनी ही फिक्र है तो खुद बात क्यों नहीं करते, और वैसे भी इसमें मेरी क्या गलती है जो बिना मतलब के नाराज हुए बैठे हैं। उसके ये बोलने पर रोनी कोई जवाब नहीं देता। आव्या थोड़ा गुस्से से कहती है, नाराज रहना है ना रहे दोनों, अब मैं भी किसी से बात नहीं करूंगी। बोलते ही आव्या तुरंत कॉल कट करती है। बेंच पर फोन रखकर वह अपने चेहरे को दोनों हाथों से छिपा लेती है। वही हरदम आव्या को पीछा करता हुआ रूथ कार में बैठकर आव्या को देख रहा था। वह देख ही रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र साइड पर पड़ती है तो एकदम से उसका चेहरा सर्द हो जाता है। वो तुरंत कार से बाहर निकलकर आव्या की ओर बढ़ने लगता है। वही धीर बड़े उद्र को देखकर अपने में ही कहता है, पक्का संख्याशिक बन गए बॉस। इतना बोलकर वह भी कार से निकलता है। पार्क में कुछ बच्चे आव्या की ओर फुटबॉल को लात मारने के लिए तैयार थे। उनके एक्शन से साफ पता चल रहा था कि सारे बच्चे ने ये बेट लगाई थी कि जो फुटबॉल को किक करके आव्या को लगाएगा वही जीतेगा। उनकी हरकत से साफ पता चल रहा था कि वह सब कितने बदमाश बच्चे हैं। एक दो बच्चे ने फुटबॉल किक किया पर आव्या तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही सभी एक एक करके ट्राई कर रहे थे। तभी एक बच्चा बहुत जोर से फुटबॉल किक करता है। बहुत तेज रफ्तार में फुटबॉल सीधे आव्या की ओर ही जा रही थी। फुटबॉल आव्या आके कुछ इंच की दूरी में ही थी कि तभी रुद्र अपना हाथ अड़ा देता है। रुद्र के हाथ से लगकर फोटो नीचे गिर जाती है। रुद्र एकदम सर्द नजरों से उन सभी बच्चों को देखता है, फिर अचानक उस फुटबॉल को खुद किक करता है। फुटबॉल उसी बच्चे के चेहरे पर जाकर लगता है जिसने अभी फुटबॉल किक किया था। चेहरे पर लगते ही वह जोर की चीख के साथ नीचे गिर जाता है। चीख सुन आव्या अपने चेहरे से हाथ हटाए सामने देखती है। उस बच्चे के नाक से इस वक्त खून बह रहा था जिसे आव्या नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसके सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र धीर की ओर देखकर कुछ इशारा करता है। धीर जल्दी से उस बच्चे को ले छुपा देता है। सारे बच्चे तो पहले ही भाग चुके थे। सभी की उम्र करीब 10-11 की थी। आव्या उठकर सामने जाती है तो पूरा पार्क खाली था। वह रुद्र को पीछे से पहचान नहीं पाई थी, इसलिए थोड़ा झांक कर देखने लगती है। रुद्र को देखते ही आव्या झल्लाते हुए कहती है, जब भी कहीं जाती हूँ तुम हमेशा मेरे पास क्यों आ जाते हो? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? रुद्र आव्या की तरफ चेहरा करके खड़ा होता है और बहुत ही गौर से उसे देखकर कहता है, आर यू फाइन? आव्या कंफ्यूज्ड होकर रुद्र को देखती है। आव्या के सवालों का ये जवाब नहीं था, इसलिए वह रुद्र के इस सवाल को समझ नहीं पाई। आव्या एकदम कहती है, हम क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे सवालों के जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल कर रहे हो? रुद्र कुछ पल आव्या के कंफ्यूज चेहरे को देखता है, फिर अपने कदम पीछे करते हुए मुड़कर जाने लगता है। आव्या उसे बुलाने लगती है, ओए हेलो मिस्टर खड़ूस। जब रुद्र नहीं रुकता तो आव्या उसके पीछे जाने लगती है। तभी अचानक उसके पैर में कुछ लगता है। उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। आव्या वहीं बैठ जाती है। रुद्र आव्या की दर्द भरी आवाज सुनकर रुक जाता है। आव्या अपने पैर को देखती है जिसमें सैंडल में कांटा फंसा हुआ था, जिससे आव्या के पैर पर चुभ गया था। रुद्र पीछे पलटकर आव्या को देखता है। आव्या को जमीन पर बैठा देख वह आगे बढ़कर एक घुटने के बल बैठ जाता है। आव्या सिर उठाकर रुद्र को देखती है। रुद्र की नजरें बस आव्या के पैर पर थीं। वह हाथ बढ़ाकर छूने वाला होता है कि एकदम से उसे क्या होता है। वह अपने हाथ पीछे करके आव्या को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें छू सकता हूँ? आव्या अजीब नजरों से उसे देखने लगती है। रुद्र का करैक्टर उसे अब तक समझ नहीं आया था। वह एकदम से कहती है, हर वक्त पूछना जरूरी है क्या? इतने शरीफ तो तुम मुझे नहीं लगते। रुद्र आव्या के पैर पर निकलते खून को एकटक देखते हुए कहता है, यू आर नॉट माई वाइफ। अगर बनी तो मैं कभी भी कहीं भी तुम्हें टच करूंगा। आव्या मुंह खोले उसे देखती है। वह हैरानी भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहती है, कहीं भी टच करोगे मतलब क्या है तुम्हारा? आव्या के इस सवाल से रुद्र पहले आव्या के चेहरे को देखता है, फिर दूसरी ओर देखने लगता है। रुद्र के इस एक्शन से आव्या चिढ़ जाती है। आव्या अपने सैंडल को निकालते हुए कहती है, जो भी तुम्हारी वाइफ बनेगी उसके लिए तो मुझे अभी से पछतावा हो रहा है। रुद्र एकदम से आव्या के पैर को पकड़ लेता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र बहुत ध्यान से आव्या के पैर का कांटा निकालता है। आव्या के मुंह से सिसकी सी निकल जाती है। रुद्र यह सुनकर आव्या को देखता है। एकदम से दोनों की नजरें मिल जाती हैं। रुद्र और आव्या एकटक एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। कुछ देर बाद रुद्र अपनी नजरें आव्या से हटाकर अपनी जेब से रुमाल निकालता है और आव्या के पैर पर बांध देता है। इतना करते ही वह आव्या के पैर सैंडल पहनाता है। वहीं आव्या एकदम से हाथ बढ़ाकर कहती है, फ्रेंड्स। रुद्र आव्या के हाथ को देखता है, फिर दूसरी तरफ देखने लगता है। आव्या रुद्र को ऐसे देखकर कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी मुलाकात 10 से ज्यादा बार हो चुकी है लेकिन मुझे अब तक तुम्हारा नाम नहीं पता।
बता दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। बोलते ही आव्या अपना हाथ पीछे करके उठने लगती है। वह उठकर खड़ी होती है और थोड़ा लड़खड़ाते हुए जाने लगती है। कुछ पल तक वह चलती है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, रुद्र। ये सुनकर आव्या पीछे मुड़कर देखती है तो रुद्र खड़ा हुआ था, पर उसने अब पीठ की हुई थी। रुद्र आव्या की ओर मुड़कर फिर से कहता है, आई एम रुद्र। आव्या हल्का सिर हिलाकर कहती है, इसलिए इतने रूड हो। बोलकर आव्या मुड़कर चली जाती है। आव्या कुछ पल में ही वहां से ओझल हो जाती है। उसके जाते ही रुद्र अपने सिर पर उंगली दबाते हुए एक ओर जाने लगता है। वह चलते हुए एक जगह पहुंच जाता है जहां बच्चों को एक झुंड बनाकर इकट्ठा किया गया था। उसमें वो सारे बच्चे मौजूद थे जो आव्या को चोट पहुंचाना चाहते थे। रुद्र ने जिसके ऊपर फुटबॉल का छोटी का किया था वह तो बेहोश पड़ा हुआ है। रुद्र अपनी गन निकालकर उन सब की ओर पॉइंट करता है। उसके ऐसा करने से सब डर से चिल्लाने लगते हैं। रुद्र ट्रिगर दबाने ही वाला था तभी पीछे से आवाज आती है, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है। आवाज को पहचानते ही रुद्र आंखें बंद करके अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह आवाज की मुड़कर उसे गन न दिखाए अपने बैग पर छिपा देता है। सामने आव्या क्यूरियस होकर खड़ी थी। वह आगे बढ़ते हुए उन सभी बच्चों को देखती है, फिर रुद्र को देखते हुए कहती है, क्या तुम बच्चों के साथ खेल रहे हो। सारे बच्चे रोते हुए कहते हैं, दीदी प्लीज हमें बचा लीजिए, ये अंकल हमें पनिश कर रहे हैं। आव्या सारे बच्चों को देखती है जिनके चेहरे पर डर था। वह बच्चों के ऐसा कहते ही रुद्र मुड़कर उन्हें सर्द नजरों से देखने लगता है। सारे बच्चे एकदम से चुप हो जाते हैं। आव्या सोचते हुए कहती है, पनिश लेकिन क्यों। बोलते ही वह रुद्र को देखती है जो अब नॉर्मल था। रुद्र चुप था और आव्या को अच्छी तरह से पता था वह उसे नहीं बताने वाला। आव्या रुद्र के चेहरे को देखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है कुछ भी किया हो, पर देखो वो बच्चे कितने मासूम हैं, छोड़ दो उन्हें, माफ कर दो। पहली गलती तो हर किसी की माफ का बड़ी ली जा सकती है। आव्या के बोलते ही रुद्र एकदम से कहता है, माफी देना मेरी फितरत नहीं है, पहली गलती ही आखिरी गलती बन जाती है। आव्या कुछ पल रुद्र को देखती है, फिर बच्चों को देखते हुए कहती है, अब से ये ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, है ना बच्चा। बोलो कि अब से तुम लोग ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। सारे बच्चे कान पकड़कर कहते हैं, सॉरी अंकल, हम अब से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। सब कोई जैसे ही ये बोलते हैं आव्या जल्दी से कहती है, ठीक है जाओ तुम लोग। सभी बच्चे दौड़कर जाने लगते हैं। जो बेहोश पड़ा था उसे भी सब कोई छुपाकर ले जाते हैं क्योंकि धीर ने उन्हें इशारे में वार्निंग दी थी। सबके जाते ही रुद्र अपनी मुट्ठी कस लेता है। आव्या उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे जाने के बाद फिर से उनके पीछे मत पड़ जाना। बच्चे ये गलती तो करेंगे, इस बार मेरे लिए माफ कर दो। आव्या इतना बोलकर बेंच की तरफ जाती है और अपना फोन उठा लेती है। आव्या अपना फोन भूल गई थी, इस वजह से वापस आई थी, लेकिन जब उसने बच्चों की शोर सुनी तो इस ओर आ गई। धीर रुद्र के पास जाकर